सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और जो स्टूडेंट 71st बीपीएससी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होगा। साथ ही साथ अपकमिंग जितना भी एग्ज़ाम है, मतलब अगला 2 महीना 3 महीना 4 महीना में जो भी एग्ज़ाम होने वाला, उन तमाम एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक साल का पूरा करंट अफेयर्स। मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स जो हम लोग पढ़ेंगे, मेरा क्या रोल होगा और आपका क्या रोल होगा। मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था, फिर से मैं बता देता हूँ। मेरा रोल यहाँ पे ये होगा कि मैं आपको कोरिलेट करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। कोरिलेट करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ है, जो जीएस वाला पार्ट है, उससे मैं जोड़कर करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एक डायरेक्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है और एक करंट अफेयर्स को मैं बोलता हूँ कि ये इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स है। दरअसल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मणिपुर में फरवरी में राष्ट्रपति शासन लगा। अब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा, ये करंट का पार्ट है। लेकिन जरूरी कि सवाल सिर्फ मणिपुर का ये पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन कब लगा मणिपुर में, या हाल फिलहाल में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, या किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछे। हो सकता है सवाल आपसे आर्टिकल 356 से पूछ दे, राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन का क्या किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके बारे में उसका पूरा स्ट्रक्चर से सवाल पूछ सकता है। अब आपको लगेगा अच्छा ये तो लगता है पॉलिटी का सवाल है। नहीं, ये पॉलिटी का सवाल नहीं है, ये इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स है। इसको मैं बोलता हूँ इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स। दरअसल वो करंट अफेयर्स का ही क्या है, वो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो इसको बोलते हैं फिर, इसलिए अगर करंट अफेयर्स को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कोरिलेट करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे कोरिलेट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ और हर टॉपिक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनवा रहा हूँ। साथ ही साथ अब आपका रोल यहाँ पे ये हो जाता है कि आप कलम कॉपी को लेकर के बैठे और जितना चीज़ मैं बताते चला उसको नोट डाउन करें। जितना चीज़ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करें, ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स हो जाए। क्योंकि देखिए, अभी आप मेरा वीडियो देखिएगा, आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन 5 दिन याद रहेगा। हो सकता है कुछ दिन बाद भूलने लगेगा। तो आपका नोट्स जो है वही आपके लिए क्या है, कुरान, बाइबल, गीता। और वही नोट्स आपको क्या करेगा, सफलता दिलाएगा एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपना नोट्स को बहुत सरल बनाना है, ग्रंथ नहीं बना लेना। हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को एकदम ग्रंथ, मोटा ग्रंथ बना ली और करंट अफेयर्स कभी रिवीजन नहीं कर पाते। यही वजह है करंट अफेयर्स में मार्क्स अच्छा नहीं उठ पाता है। पता है आपको कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है हर एक एग्जाम में। बीपीएससी अब देने जा रहे हैं 30-35 क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स से। तो आपको पता है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हमको कैसे इसको तैयार करना है। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को रिवीजन कर लेते हैं, आपके पास नोट्स है, लेकिन करंट अफेयर्स को आप रिवीजन नहीं करते। लोग, मैं अमूमन स्टूडेंट को देखा कि वो करंट अफेयर्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ, एक बार पढ़ने बोले अच्छा याद हो गया, अगले बार फिर रिवीजन करते नहीं। रिवीजन बहुत जरूरी है। और जब आप लिखिएगा तो एक तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे, लिखेंगे तो एक रिवीजन यहां पे होगा, फिर आप उसको पढ़िएगा बार बार, 2 बार 5 बार पढ़िएगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अच्छा नोट्स बनाने से ये होगा, कीवर्ड को लिखने से ये होगा कि जब लास्ट टाइम एग्जाम बचेगा, मान लीजिए 1 सप्ताह बच रहा है, 10 दिन बच रहा है, 5 दिन बच रहा है, तो हमको मन करेगा चलो हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स को उल्टा के देख लेते हैं। तो आप बहुत ईजिली, आपका इतना अच्छा नोट्स रहेगा कि आप तुरंत, है ना, बहुत कम समय में पूरा करंट अफेयर्स को क्या कीजिएगा, फिर से पूरा साल भर का करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, एक अच्छा नोट्स बनाइएगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, एक साल का हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। और नेशनल करंट अफेयर्स को हम लोग क्या किए थे, शुरू किए थे, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम को क्या किए थे, शुरू किए थे। एक क्लास उसका हो चुका था, आज दूसरा क्लास है। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा उसको जाके आप देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जरूरतमंद तक ये वीडियो क्या हो पाए, पहुंच पाए, जिनको नीड है वो इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, आज का पहला टॉपिक है वो है रोपवे, है ना। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है केदारनाथ रोपवे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, केदारनाथ रोपवे। देखा, याद रखिएगा, 2 रोपवे का घोषणा भारत सरकार ने 5 मार्च को किया, 5 मार्च 2025 का ये करंट है। और आपको ध्यान रखना है, 2 इंपॉर्टेंट रोपवे का भारत सरकार ने घोषणा किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता सवाल। और दोनों कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, दोनों तीर्थ स्थल से जुड़ा हुआ है। पहला रोपवे, दूसरा कौन है वो उसको हम लोग देखेंगे। पहला रोपवे जो हम लोग पढ़ेंगे वो केदारनाथ रोपवे। आपको पता है कि केदारनाथ एक पवित्र स्थल है हिंदू धर्म का। आप जान सकते हैं, हिंदू धर्म में जो विश्वास रखते हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म में, वो उसको केदारनाथ बहुत पवित्र स्थल मानते हैं, उनके लिए बहुत पवित्र है। तो वहां पे लोग, आपको पता है कि हर वर्ष श्रद्धालु वहां पे क्या करते, जाते हैं। लेकिन केदारनाथ जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है श्रद्धालु को। क्यों कठिनाइयों, क्योंकि वहां पे सड़क नहीं है। और सड़क नहीं होने की वजह से, मतलब सड़क आप देखिए, क्योंकि वो पूरा दुर्गम क्षेत्र है। अब कोई पहाड़ी क्षेत्र, कोई ऐसा क्षेत्र जो जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, तो वहाँ पे लोग ठीक से जल्दी पहुँच नहीं पाएंगे। अब वही चीज़ होता था, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए मंदिर है,
और ये कोई रोड है, यहाँ पे सड़क खत्म हो रहा। अब हमको यहाँ से यहाँ जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, मान लीजिए 1 घंटा में हम पहुँच सकते हैं अगर सड़क रहता तो। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे पूरा खाई है, तो अब हम ऐसे 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 घूम के, ऐसे एकदम घूमते 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 घूमते, मतलब जो हम 1 घंटा में सफ़र को तय कर सकते थे वो सफ़र हमको तय करने में 8 से 9 घंटा लग सकता है। तो इसलिए रोपवे बनाए। इसे सरकार ने डिसीजन लिया कि अब श्रद्धालु लोग को दिक्कत ना हो, वो आराम से मंदिर तक पहुंच पाए, तो एक रोपवे में, तो रोपवे आप देखे होंगे आपने, एक इस टाइप का ऊपर में बनाया जाता है, गाड़ी टाइप का रहता है, बॉक्स टाइप का रहता है, उसमें आपको बंद कर दिया जाएगा, मतलब आप उसमें बैठ जाइएगा, और नीचे पूरा खाई है एकदम ऊपर ऊपर, आपको डायरेक्ट ये क्या करेगा, यहाँ से मंदिर तक पहुंचा देगा। तो इस रोपवे का क्या नाम है, इस रोपवे का नाम है केदारनाथ रोपवे। ठीक है, अब आपको इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट और क्या क्या चीज आपको जानना चाहिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो केदारनाथ है ये किस जगह पे पड़ता है, केदारनाथ किस जगह पे पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे है, याद रखिएगा, रुद्र प्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ का, उत्तराखंड का। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, उत्तराखंड का। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में केदारनाथ पड़ता है। ठीक है, एक फैक्ट। अब आपको ये जानना चाहिए केदारनाथ रोपवे कहाँ से कहाँ चलेगा। एक तो ये हमको पता होना चाहिए, और ये कितना किलोमीटर का रोपवे है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अगला फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये केदारनाथ रोपवे जो ये कहाँ से कहाँ चलेगा, तो ध्यान रखिएगा, सोनप्रयाग से केदारनाथ। याद रखिएगा, सोनप्रयाग से केदारनाथ ये रोपवे चलेगा, और ये डिस्टेंस इसका कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 12.9 किलोमीटर। कितना होगा, 12.9 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितना, 12.9 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा, सोनप्रयाग से ये गाड़ी खुलेगा, सोनप्रयाग से ये गाड़ी खुलेगा और कहाँ को जाएगा, केदारनाथ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, सोनप्रयाग से ये गाड़ी खुलेगा और कहाँ को जाएगा, केदारनाथ जाएगा। ठीक है, सोनप्रयाग से ये गाड़ी खुलेगा और कहाँ को जाएगा, केदारनाथ जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो रोपवे है, केदारनाथ रोपवे जो है, ये कितना किलोमीटर है, 12.9 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब देखिए कोरिलेट करंट अफेयर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ा सा आप यहाँ से भी, बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सवाल एग्जामिनर कहाँ से पूछ सकता है, एक ज्योग्राफी का सवाल बना सकता है यहाँ पे, और वो बनाएगा सोनप्रयाग से। देखिए सोनप्रयाग जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ जाते हैं वो सोनप्रयाग में भी रुकते हैं। क्यों रुकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग जो है ये 2 पवित्र नदियों का संगम है। याद रखिए, 2 पवित्र नदियों का क्या है, संगम है, इसलिए सोनप्रयाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये सवाल पूछ दे कि सोनप्रयाग में कौन 2 नदी का संगम है, या फिर वो 2 नदी का नाम दे देगा और पूछेगा इसका संगम किस जगह पे। अब आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, नहीं, ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स का एक तरह से। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, सोनप्रयाग में मंदाकिनी प्लस वासुकी। याद देखिएगा, मंदाकिनी रिवर और वासुकी रिवर का क्या है, मंदाकिनी रिवर और वासुकी रिवर का यही क्या है, ये संगम स्थल। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, सोनप्रयाग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो केदारनाथ रोपवे में मैंने आपको क्या क्या बताया, केदारनाथ रोपवे सोनप्रयाग से निकलेगा और सोनप्रयाग से खुलेगा और केदारनाथ जाएगा। ये 12.9 किलोमीटर, याद रखिए 12.9 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर, बहुत लंबा रोपवे है। आपको मैं बता दूं, विश्व में सबसे लंबा रोपवे में से एक रोपवे ये होगा, केदारनाथ रोपवे। तो बहुत लंबा रोपवे, तो 12.9 किलोमीटर ये रोपवे, इसको आपको याद कर लेना, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12.9 किलोमीटर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सोनप्रयाग मैंने आपको बताया कि मंदाकिनी प्लस वासुकी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, तो ध्यान रखना आपको, इस परियोजना में टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, तो 4081 करोड़। ठीक है, 4081 करोड़ रुपया इसमें आपको टोटल कॉस्ट लग रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4081 करोड़ ये पूरा परियोजना में लगने वाला है। ठीक है, तो क्लियर है। तो केदारनाथ रोपवे से संबंधित ये इतना फैक्ट, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रोपवे पे। नेक्स्ट रोपवे, अगला जो रोपवे हमारा है, फिर से लिख देता हूं, अगला रोपवे जो है
वो है हेमकुंड साहिब रोपवे। हेमकुंड साहिब रोपवे। अब ये हेमकुंड साहिब रोपवे जो ये भी उत्तराखंड में, याद रखिए कि ये भी हेमकुंड साहिब जो है ये भी कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपका उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कौन डिस्ट्रिक्ट में? कौन डिस्ट्रिक्ट में? चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। तो आपको ध्यान रखना चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है हेमकुंड साहिब, ठीक है। और ये हेमकुंड साहिब रोपवे को बनाने का बात किया गया है सरकार के द्वारा। ये दरअसल हेमकुंड साहिब जो ये सिख धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत पवित्र स्थल है। माना जाता है कि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, यहीं पे वो ज्ञान प्राप्त किए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ भी बहुत श्रद्धालु आते हैं हर वर्ष। तो आप याद ध्यान रखें, तो हेमकुंड साहिब पहुँचने में यहाँ भी मार्ग बहुत दुर्गम है ना, और रास्ता को सरल बनाने के लिए यहाँ पे रोपवे का इसका बात किया गया। अब ये रोपवे जो है ये कहाँ से कहाँ चलेगा, आपको ये ध्यान रखना, ये रोपवे कहाँ से कहाँ चलेगा। तो ये रोपवे जो है ये है आपका गोविंद घाट से, गोविंद घाट से ये चलेगा आपका हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब, ठीक है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, और ये जो होगा इसका डिस्टेंस होगा 12.4 किलोमीटर। कितना होगा? 12.4 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसका 12.9 किलोमीटर था, इसका कितना? 12.4 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड रोपवे में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? केदारनाथ रोपवे में आपने क्या पढ़ा कि वो सोनप्रयाग से खुलेगा, डायरेक्ट केदारनाथ उतरेगा। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, ये उसी प्रकार समझिएगा जैसे आपको स्टेशन जाना है। अब यहाँ से आपने ऑटो पकड़ा एक जगह से, बोला कि फलाना मोड़ पे तुमको उतर जाना, वहाँ से तुमको दूसरा ऑटो मिलेगा, तो फलाना मोड़ पे उतरेगा, वहाँ पे दूसरा ऑटो पकड़ेगा। वैसे यहाँ डायरेक्ट गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़, ये भी फैक्ट आपसे एग्जाम में क्या कर सकता है, बीपीएससी वाला पूछ सकता है। क्या पूछेगा? अब ये जो ये जो गोविंद घाट से हेमकुंड है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये तो जाने वाला नहीं, रास्ते में क्या करेगा? रोकेगा। पहला जो सफ़र होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? वो होगा गोविंद घाट से, गोविंद घाट से, गोविंद घाट से घंगरिया, ठीक है। पहला जो सफ़र होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? गोविंद घाट से कहाँ होगा? घंगरिया। याद रखिए, गोविंद घाट से घंगरिया पहला सफ़र होगा, जो कि 10.55 किलोमीटर। याद रखिए कितना? 10.55 किलोमीटर ये सफ़र होगा। टोटल कितना है? 12.4 किलोमीटर। गोविंद घाट से घंगरिया 10.55 किलोमीटर। और दूसरा सफ़र जो होगा वो होगा आपका, तो घंगरिया में आप रोपवे से उतर जाइएगा, दूसरा रोपवे पकड़िएगा, है ना। तो दूसरा होगा घंगरिया से हेमकुंड साहिब, ठीक है, हेमकुंड साहिब, घंगरिया से हेमकुंड साहिब, और ये होगा 1.85 किलोमीटर। ये कितना होगा? 1.85 किलोमीटर। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, गोविंद घाट से घंगरिया 10.55 किलोमीटर और घंगरिया से हेमकुंड साहिब 1.85 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अलग से भी क्या कर सकता है सरकार, आपसे सवाल पूछ सकता है। क्लियर है चीज़? तो इतना ये फैक्ट आप इसमें क्या कीजिएगा, ये फैक्ट आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये दोनों परियोजना जो मैंने बताया, दोनों रोपवे का जो मैंने बात किया, अच्छा यहाँ पे चूंकि चेंज इसलिए किया गया होगा क्योंकि वहाँ का रास्ता एक रोपवे नहीं ले जा पाता होगा उस तरह का, है ना, बहुत ज़्यादा दुर्गम होगा, जिसकी वजह से 2 रोपवे का यहाँ पे बात किया गया। अब दोनों परियोजना जो है, दोनों रोपवे जो है, याद रखिएगा, दोनों रोपवे जो है ये जो बन रहा है, एक फैक्ट और आप ध्यान रखिएगा, वो जो बन रहा है वो बन रहा है DBFOT मॉडल पर, ठीक है, DBFOT मॉडल पर बन रहा है ये परियोजना, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ये जो रोपवे है ये पर्वतमाला परियोजना का ही पार्ट है, याद रखिएगा, कभी एग्जाम में ऐसे पूछते हैं तो दोनों रोपवे पर्वतमाला परियोजना का ही क्या है, पार्ट है। और ये किस मॉडल पर बन रहा है तो आप बताइएगा, DBFOT मॉडल पर। ये DBFOT मॉडल क्या है? DBFOT मॉडल क्या है? देखिए, DBFOT मॉडल क्या है? D फॉर डिज़ाइन, ये भी आप ध्यान रखिए। B से बिल्ट, F से फाइनेंस, O से ऑपरेट और T से ट्रांसफर एंड ट्रांसफर, ठीक है।
डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर DBFOT मॉडल इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, देखें, ये होता है, सरकार क्या करता है, कभी कभी सरकार ये काम खुद नहीं करेगा, सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी को, प्राइवेट कोई कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ दे देगा, और उसका काम क्या होगा, वो डिज़ाइन बनाएगा, वो बिल्ड करेगा, वो फाइनेंस मतलब खर्च करेगा, सब चीज़ वो करेगा, वो ऑपरेट करेगा, मतलब पैसा उसको दे दिया जाता है, वो सब चीज़ करेगा, और फिर क्या कर देगा, सब चीज़ तैयार करके उसको ट्रांसफ़र कर देगा। किसको ट्रांसफ़र कर देगा, सरकार को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं DBFOT मॉडल। ठीक है, तो बहुत सारा परियोजना जो सरकार चलाता है वो DBFOT मॉडल पर चलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वो कंपनी बनाएगा, लेकिन सब चीज़ करके वो सौंप देगा, फिर किसको, ट्रांसफ़र कर देगा, किसको, सरकार को, फिर वो सरकार का हो जाएगा। तो क्लियर है चीज़, तो इसको DBFOT मॉडल बोलता है। तो क्लियर है, तो ये पहला टॉपिक जो रोपवे से संबंधित था, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट में क्वेश्चन करिएगा। चलिए, अच्छा, अब अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे, पिछले एक दशक में भारत सरकार ने, या आप कहें इसरो ने, कितनी विदेशी उपग्रह को छोड़ा है यहाँ से। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि लोकसभा में ये चीज़ बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा से निकला हुआ चीज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो आप ध्यान रख सकते हैं, एक दशक का बात अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब जनवरी से, एक दशक मतलब कब का, जनवरी 2015 से दिसंबर 2024। देखिए, जनवरी 2015 से दिसंबर 2024, 10 वर्ष हो गया ना, 10 वर्ष है ना। तो इस 10 वर्ष में, एक दशक में, एक डेकेड में कितना विदेशी उपग्रह को इसरो ने छोड़ा। तो ये उपलब्धि सरकार ने अपना बताया, और सरकार ने बताया इस बीच में इसरो ने 393 विदेशी उपग्रह मतलब समझते हैं, सैटेलाइट है ना, उसका प्रक्षेपण किया है। ठीक है, कितना, 393 विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। तो याद रखिएगा। अच्छा, इसमें भी हम लोग अच्छा खासा कमाते हैं। देखिए, हम लोग इंडियन लोग हैं, बहुत हुनर रखते हैं हर चीज़ में। जैसे आप देखते होंगे कि ऑटो वाले चलाते हैं, अब मान लीजिए ऑटो में 4 लोग का कैपेसिटी बैठने का, लेकिन 8 लोग बैठा लेते हैं हम लोग, है ना। उसी प्रकार जब हमारा गाड़ी जा रहा है, हमारा जो जिसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल है ना, जिसको आप लोग रॉकेट बोलते हैं, दरअसल रॉकेट नहीं होता, रॉकेट इंजन उसमें लगा रहता है। तो लॉन्च व्हीकल जो जाता है, उसमें हम सैटेलाइट को, वो गाड़ी एक तरह से, जैसे आप पैसेंजर ट्रेन हम लोग को लेके जाता है, ऑटो हम लोग को लेके जाता है, उसी प्रकार जो लॉन्च व्हीकल है, जो आसमान में जाता है, रॉकेट इंजन में जो लगा रहता है, वो किसको लेके जाता है, सैटेलाइट को लेके जाता है। तो हम लोग का सैटेलाइट जाता है, तो हम लोग विदेश लोग को बोल दे, देखो तुम, हम लोग का लोग जा रहा है, तुमको भी चढ़ाना तो चढ़ा लो अपना। तो बोले सस्ता में कर देंगे, बोले हाँ सस्ता में कर देंगे। तो भारत सरकार से, इसरो से बहुत सारे, है ना, बहुत सारे ऐसे कंट्री है, चूँकि हम लोग सस्ता थोड़ा रखे, बोले कि ठीक है मेरा भी सैटेलाइट को थोड़ा छोड़ दो ऊपर, बोले ठीक है चलो छोड़ देंगे। तो आप समझिए कि भारत सरकार इसमें भी अच्छा खासा पैसा कमाता है। ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार इससे क्या होता है, भरता है ना। तो एक तरह से फॉरेन करेंसी इसमें हम लोग को क्या होता है, अच्छा खासा मिलता है। तो ये भी अच्छा काम है, सवारी को छोड़ देना। तो यहाँ पर सवारी कौन है, सैटेलाइट, है ना। और सरकार ने बताया है कि 2015 से लेकर के 2024 के बीच में हमने कितना 393 विदेशी उपग्रह को क्या किया है, यहाँ पर प्रक्षेपण किया है इसरो द्वारा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो एक फैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका मणिपुर। मणिपुर आपको पता है कि बहुत पिछले 2 साल से ये बहुत, है ना, विवाद रहा है। यहाँ पे बहुत सवाल पूछा गया है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष विपक्ष, है ना, में तकरार हमेशा चलते रहता है मणिपुर को लेकर के। तो एक मिनट रुकिएगा, चलो ओके, चलिए। तो मणिपुर को लेकर के आपको पता है कि बहुत, है ना, वहाँ पे हिंसा और ये सब चीज़। तो मणिपुर में सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या किया, 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लागू कर दिया। आपको ध्यान रखना है, मणिपुर जो है 13 फरवरी को 13 फरवरी को 2025 राष्ट्रपति ने इस जगह पर क्या किया, प्रेसिडेंट रूल
लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन का घोषणा कर दिया मणिपुर में। एक तो ये सवाल पूछ सकता है किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हाल फिलहाल में, तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा तो मणिपुर में लगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कोरिलेट करंट अफेयर्स। क्या चीज़ कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में आता है, तो आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 356 में, आर्टिकल नंबर किस में आता है 356। तो 356 आर्टिकल से सवाल बन सकता है, ये आपको पढ़ के जाना अच्छे से, है ना, आर्टिकल 356। अच्छा, मणिपुर में क्यों लगा, कारण क्या था, ये भी सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने एक क्लास करवाया और बहुत डिटेल में करवाया। तो अगर मैं क्लास नहीं करवाता तो मैं आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ा देता कि मणिपुर का क्या इशू है, लेकिन वहाँ पे मैंने क्लास करवाया। तो इसलिए आप जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए। जिन्होंने जो देखे होंगे बहुत अच्छा, जो नहीं देखे होंगे जाके देखिए, आपको पूरा मणिपुर का इशू वहाँ पे समझ में आएगा। वहाँ पे मैं 356 आर्टिकल के बारे में भी मैंने बताया है, तो वहाँ से आप 356 आर्टिकल को भी अपना क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसलिए मणिपुर में मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान रखना बस कि 13 फरवरी 2025 को क्या हुआ था, प्रेसिडेंट रूल लगा था। कहाँ पर लगा था, मणिपुर में लगा था। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ओके, अब आते हैं नेक्स्ट करंट पे, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सरकार, आपको पता है कि वर्तमान सरकार जो है बहुत सारा नाम को बदला है, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, बहुत सारा बिल्डिंग ऐसा है जिसका नाम क्या किया है, चेंज किया। तो लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट नाम चेंज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी का अगर हम लोग बात करें, इंडियन आर्मी का, तो आपको पता है इंडियन आर्मी का आपका जो ईस्टर्न कमांड है, इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है, उसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ना, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे, तो आप ध्यान रखिएगा फोर्ट विलियम। कोलकाता में कहाँ पे, फोर्ट विलियम। लेकिन हेडक्वार्टर तो अभी भी वही है, लेकिन इस फोर्ट विलियम का क्या किया गया, नाम चेंज कर दिया। अब ये आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, है ना, आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम का नाम चेंज कर दिया। तो ये फोर्ट विलियम किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी का क्या है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम। याद रखिएगा, इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम। और ध्यान रखिएगा, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, इसका नाम चेंज करके रखा गया है, अब ये नाम को आप काट सकते हैं, मैं काट देता हूँ, ये नाम अब खत्म हो चुका है। इसका नाम, नया नाम हो गया क्या, विजय दुर्ग। दुर्ग समझते हैं ना आप लोग, किला टाइप, किला जो होता है ना, दुर्ग, है ना, तो विजय दुर्ग। अब ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम हो गया विजय दुर्ग। अब चूंकि यहाँ पे फिर से हिस्ट्री से कोरिलेट करना, आपको मैंने बताया कोरिलेट करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। फोर्ट विलियम किसके नाम पर रखा गया था, फोर्ट विलियम, विलियम कौन था, तो इंग्लैंड का राजा था विलियम थर्ड। याद रखिएगा, इंग्लैंड का राजा था, उसका नाम क्या था, विलियम थर्ड, है ना। और इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम, ठीक है। सरकार ने इसका नाम चेंज किया और बोला कि नहीं, अब इसका नाम क्या होगा, विजय दुर्ग, है ना, इसका नाम क्या होगा, विजय दुर्ग, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। जैसे दिल्ली में, अगर आप दिल्ली गए होंगे या दिल्ली के होंगे, आपको पता होगा राजपथ, आपने सुना राजपथ, है ना। राजपथ जो है, राजपथ हम लोग किसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ के मार्ग, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। खैर अभी राजपथ नाम चेंज हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अभी आपको और भी फैक्ट बताता हूँ इससे संबंधित। राजपथ अब राजपथ था, बोले कि अब राज का ज़माना गया, ये कर्तव्य पथ, है ना। अब इसका नाम सरकार ने राजपथ को ख़त्म करके इसका नाम क्या कर दिया, कर्तव्य पथ। तो ये आपको ध्यान रखना, कर्तव्य पथ अब इसका क्या हो गया, नाम हो गया। राजपथ पहले जो था, ये अब कर्तव्य पथ है। ये कहाँ से कहाँ, कौन से रोड को हम लोग कर्तव्य पथ अभी बोलेंगे, ये पहले राजपथ बोलते थे। तो दरअसल जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच में जो रास्ता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको पहले बोलते थे राजपथ और अब बोलते क्या, कर्तव्य पथ। तो ये आपको ध्यान रखना, क्या क्या नाम बदला है, ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
अब देखिएगा एक और इम्पॉर्टेंट अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो क्या है, अंडमान एंड निकोबार का राजधानी। आपको पता है कि अंडमान एंड निकोबार का राजधानी क्या है? अब बोलेंगे ये सर पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर नहीं, पोर्ट ब्लेयर का भी नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार का राजधानी जो आपका पहले क्या था, पोर्ट ब्लेयर था, इसका भी नाम अब क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसका नाम हो गया है श्री विजयपुरम, ठीक है। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, श्री विजयपुरम, है ना। चूंकि पोर्ट ब्लेयर आपको पता है कि इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे जो आपका अंग्रेज़ था वो सेलुलर जेल, आपने सुना होगा सेलुलर जेल लोगों को जब काला पानी का सज़ा दिया जाता था तो इसी जगह पर कैद किया जाता था। और चूंकि सावरकर से भी जुड़ा हुआ जगह यहीं पे कैद किया गया था, और बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहाँ पे क्या किया गया था, कैद किया गया था। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सरकार ने बोला नहीं, इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे, विजयपुरम। अब इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ चीज़ और जान लीजिए। 2018 में, अब वो तो पुराना हो गया, ये तो लेटेस्ट इधर है जो मैंने बताया, लेकिन वो भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अंडमान निकोबार न्यूज़ में आया तो यहाँ से पीछे वाला भी सवाल पूछ सकता है। जैसे 2018 में 3 आइलैंड का नाम वहाँ चेंज किया गया था, 3 द्वीप का नाम चेंज किया गया था। पहले कुछ और नाम था, अभी कुछ और नाम है। दोनों नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। कौन कौन सा वो द्वीप था वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन सा था, एक 3 जो पुराना नाम था, एक था आपका रॉस आइलैंड, एक है आपका नील आइलैंड, और एक है आपका हैवलॉक आइलैंड, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड। ये 3 द्वीप जो था इसका भी नाम चेंज हो चुका है, रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक। क्या क्या नाम रखा गया, तो ध्यान रखिएगा। रॉस आइलैंड अब बन गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया। कौन सा, रॉस आइलैंड। नील आइलैंड जो है इसका नाम हो गया स्वदेशी, नहीं शहीद द्वीप, है ना, इसका नाम क्या रखा गया, शहीद द्वीप। और हैवलॉक आइलैंड जो है ये हो गया आपका स्वराज द्वीप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ये थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी आप इसमें क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पार्ट था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल करिए और नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।